Ay, 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 ay. कहानी की शुरुआत 1940 जर्मनी के एक कैंप से होती है, जहां पर कैदियों से नकली ब्रिटिश पाउंड बनवाया जा रहा था। दरअसल ब्राजील सरकार इन नोटों को ब्रिटेन में तस्करी करने का योजना बना रही थी। इन भारी पैसों से बैंकिंग सिस्टम में बाढ़ आ जाती, जिससे अर्थव्यवस्था चरमराने की वजह से जर्मनी अपने आप ही युद्ध जीत जाती। इस ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी जॉन नाम के एक आदमी को दिया गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंग्लैंड में, जहाँ पर हमें बर्मिंघम स्मॉल आर्म फैक्ट्री को दिखाया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर महिलाओं से हथियार वगैरह बनवाया जा रहा था। आज के दिन एक महिला का जन्मदिन था। जैसे ही वो काम पर आती हैं तो सभी महिलाएं मिल करके उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके फैक्ट्री पर एक बम आकर के गिरता है, जो कि जर्मनी के द्वारा गिराया गया था। इस बम से पूरी जगह तबाह हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। आज से लगभग 10 साल पहले वो पीकी ब्लाइंडर्स नाम की एक गैंग चलाया करता था, लेकिन उस गैंग को चलाने के दौरान उसके साथ बहुत सारे हादसे हुए, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया है। जोनी नाम का एक आदमी है जो टॉमी के लिए काम करता है। वो टॉमी को बताता है कि कल रात बर्मिंघम फैक्ट्री पर हमला हुआ। बमबारी के दौरान कुछ बंजारे हमारे इधर भाग करके आ गई हैं। उनमें से कोई औरत थी जो मुझे पहचान ली और वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने उन्हें बताया कि जिस शख्स के बारे में तुम पूछ रही हो वो शख्स आज से 10 साल पहले ही मर चुका है। टॉमी ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर आए। दरअसल टॉमी अपनी एक किताब पूरी कर रहा था जो उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। जब वो किताब लिख रहा था तब बार बार फोन बज रहा था, इसलिए वो जा करके वायर ही काट देता है। उसी समय वो अपने गार्डन में किसी लड़की को देखता है। वो कोई छोटी सी बच्ची थी और वो टॉमी को ही देख रही थी। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तब उसे एक पेड़ के टहनी पर एक स्कार्फ मिलता है। दरअसल ये स्कार्फ उसकी बेटी रूबी का था, जो कई साल पहले मर चुकी थी। वो उस स्कार्फ को ले जा करके अपने भाई ऑर्थर के कब्र पर रख देता है और वो अपने भाई से कहता है कि जो भी हुआ था वो अनजाने में नहीं हुआ था, वो कोई वहम नहीं था। उसी समय यहाँ पर जॉनी आ जाता है, जो टॉमी को बताता है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है। उसने कॉल भी किया था लेकिन तुमने कॉल को रिसीव नहीं किया। वो बहन को अंदर नहीं बुलाता है बल्कि उससे मिलने के लिए गेट पर जाता है। उसकी बहन का नाम था एडा। जब टॉमी उससे मिलता है तब वो उसे बताती है कि हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। बर्मिंघम पर जो बम गिरा था उसके बारे में वो टॉमी को बताती है और ये भी बताती है कि कई सारे लोग मारे गए, कईयों का परिवार बर्बाद हो गया। उन्होंने तुम्हें याद किया है, वो चाहते हैं कि तुम वापस आओ। जिस पर टॉमी उससे कहता है कि मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम उनकी सांसद बन चुकी हो, इसलिए ये सब तुम्हें संभालना होगा। मैं तो पूरी तरह से उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मेरा भाई ऑर्थर मरा। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्मिंघम फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले आकर के लोगों को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन उसी समय यहाँ पर एक ट्रक आती है जिसके अंदर पीकी ब्लाइंडर्स के लोग थे। वैसे ये गैंग शरीफ नहीं थी, ये लोग भी लूटपाट करने का काम ही करते थे। फैक्ट्री में ये लोग बारूद वगैरह लूटने के लिए ही आए थे। पीकी ब्लाइंडर्स गैंग को देखने के बाद पुलिस वाले भी पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि अब जो करेंगे वो पीकी ब्लाइंडर करेंगे। ये लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं जिसके अंदर हथियार वगैरह रखा हुआ था। जब हथियार को लूटने के लिए अंदर जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये हथियार जंग में जाएंगे, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तभी उसके सामने ड्यूक आता है जो टॉमी का बेटा है। टॉमी के जाने के बाद अब वही पीकी ब्लाइंडर गैंग चला रहा है। वो सीधा बोल देता है कि पुलिस की तरफ से हमें इसकी परमिशन मिल चुकी है, अगर हमें कोई रोका तो हम उसे पीटेंगे। ड्यूक के सामने जो आदमी खड़ा था वो लोगों से कहता है कि ये हमारे सामान को ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें इन्हें रोकना होगा। उसके कहने पर जब सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो ड्यूक सबसे पहले उसी आदमी को पीटता है। इसके बाद कुछ और लोग भी आते हैं जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पीकी ब्लाइंडर गैंग के लोग इन लोगों को मारते हैं और फिर सारा हथियार वगैरह लूट करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एडा को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ बर्मिंघम फैक्ट्री पर जा रही थी। बर्मिंघम फैक्ट्री पर जो फैमिली मारी गई उनका सपोर्ट करने के लिए वो जा रही थी। एक सांसद होने के नाते उसे अपना फर्ज अदा करना था। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाती है तो एक औरत उसे देख करके उस पर भड़क जाती है और एडा से कहती है कि तुम्हारे पीकी ब्लाइंडर ने ही ये किया है। उसका भी कहना बिल्कुल सही था क्योंकि शुरू से ही उसके ही फैमिली का कोई सदस्य पीकी ब्लाइंडर को चलाते आया है। इसके बाद ड्यूक अपने सारे दोस्तों के साथ क्लब
के अंदर जाता है पार्टी वगैरह करने के लिए, जहाँ उसे मालूम चलता है कि एक आदमी लंदन से उससे मिलने के लिए आया है और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था। वो अपने पास से नकली पाउंड निकाल करके ड्यूक को देता है और वो ड्यूक को बताता है कि हमारा जहाज लिवरपूल के पास लगने वाला है। मेरे जहाज में लगभग ऐसे ही 35 मिलियन पाउंड है। मेरा काम है इन पैसों को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में उतारना, और वो भी तुम्हारे जैसे अस्थापित गैंग के जरिए। इस काम को पूरा करने के बदले में तुम्हारी गैंग को 20% मिलने वाला है, लगभग 70 मिलियन पाउंड, जिसे तुम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये भी कहता है कि ये गैंग तुम्हारे पिता चलाते थे और ये सौदा मुझे उनसे ही करना था, जिस पर ड्यूक कहता है कि अब इस गैंग का करता धरता मैं हूँ, और वो जॉन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें टॉमी को दिखाया जाता है। जब वो घर आता है तब वो खिड़कियां और दरवाजे को खुला हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि घर के अंदर कोई आया है। वो गन लेता है और अंदर जाता है। अंदर उसे अपने कमरे में एक महिला दिखाई देती है जो उसकी किताब को पढ़ रही होती है। उसका नाम था रमोना और वो बंजारों की टोली में से थी। टॉमी उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो टॉमी से कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, मुझे पता है कि तुम्हें रूह दिखाई देती है, मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा दिला सकती हूँ। टॉमी जैसे उसके करीब जाता है तो वो उसके अंदर जेल्डा को महसूस करता है जो उसकी बीवी थी। 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। रमोना कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझ में अपनी बीवी को देख रहे हो, मेरी बहन बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती थी। दरअसल रमोना और जेल्डा ये दोनों बहन थी। रमोना कहती है कि मेरी बहन अभी भी मुझसे बात करती है, मैं उसके लिए तुम्हारे पास एक फरमान लेकर आई हूँ। यहाँ वो टॉमी को ये भी बताती है कि वो उसकी बहन के साथ बंजारों के मेले में सोया था, जिससे उनका बच्चा पैदा हुआ ड्यूक। ये सारी बातें सुन करके टॉमी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि ये सारी बातें उसे पता नहीं होना चाहिए था। अगर ये सारी बातें पता है तो इसका मतलब कुछ तो खास बात है। तुमने अपने बेटे को और अपना देश छोड़ दिया। इस घर में बैठकर किताबें लिखने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। इस समय तुम्हारा बेटा मुसीबत में है। वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो बुरे लोग हैं और वे लोग हमें मिटा देना चाहते हैं। अगर तुम अपने बेटे को बचाने का वादा करते हो तो मैं और मेरी बहन तुम्हें इस चीज से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। उसकी आंटी यानी कि एडा उससे मिलने के लिए गई थी। बर्मिंघम फैक्ट्री पर जा करके जो उसने लूट किया था ना, उसी के बारे में वो उससे बात करना चाहती थी। वो ड्यूक से कहती है कि लूट पाट करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, जिस पर ड्यूक कहता है कि तुम मेरा शिकायत किससे करोगी, हर कोई तो मर चुका है, बचा है तो सिर्फ मेरा बाप और उसका भी दिमाग सटिया गया है, और तुम तो सिर्फ धमकियां दे सकती हो। मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ जिसे मेरा बाप अपने सपने में भी नहीं पूरा कर पाया। इसके बाद हमें पीकी ब्लाइंडर के एक सदस्य चार्ली को दिखाया जाता है। एडा उसके पास जा करके उससे बात करती है। वो चार्ली को बताती है कि ड्यूक ने सरकारी गोदाम से हथियार चुरा लिए हैं और बर्मिंघम पुलिस के चीफ ने उसे ये लिखित इजाजत दी थी। कल मैं मोंटागीस मिलिट्री के पास जा रही हूँ, मुझे गवाही चाहिए, मुझे इन लोगों के एड्रेस के बारे में बता दो, इन लोगों ने लूट करते हुए देखा था। चार्ली पर्ची को लेकर के फेंक देता है और कहता है कि अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो है टॉमी, उसके अलावा और कोई उसे नहीं रोक सकता, तुम कुछ भी कर लो। इधर रमोना टॉमी से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे की हेल्प करनी होगी, वो मुसीबत में है, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि जेल्टा कह रही है। वो चाहती है कि तुम हमारी बेटे की हेल्प करो। टॉमी कहता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं वो इंसान नहीं रहा। रमोना कहती है कि मैं तुम्हें वापस ला सकती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। एक बंजारन होने के नाते उसके पास कुछ जादू वगैरह था जिससे वो दृश्य दिखा सकती थी। वो टॉमी को वो दृश्य दिखाता है जब वो जेल्डा से मिला था। दोनों ने एक साथ पेड़ के नीचे वक्त बिताया था, जिसके बाद ड्यूक इस दुनिया में आया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एडा को दिखाया जाता है जो उन लोगों के पास जाती है जिनका घर बमबारी की वजह से उजड़ चुका था। वो उन सभी लोगों से कहती है कि ड्यूक ने सरकारी गोदाम लूटा है और तुम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उसे गोदाम लूटते हुए देखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम सांसद के तौर पर गवाही दो। अगले दिन सुबह में जब टॉमी की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि रमोना यहाँ से जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी का स्कार्फ पड़ा हुआ था जिसे वो अपने भाई के कब्र पर रख करके तैयार होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस जा करके अपने बेटे को बचाना चाहता था। जैसे वो अपनी कार निकालने वाला था तो उसी वक्त यहाँ पर जॉनी आ जाता है जो टॉमी को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था और वैसे भी उसने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे। टॉमी जिद करता है, इसलिए जॉनी उसे छोड़ता नहीं है बल्कि वो भी उसके साथ जाता है। इसके बाद हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। जॉन आकर के उससे मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी एडा तुम्हें फंसाने के लिए लोगों का गवाह इकट्ठा कर रही है। अगर उसने मिलिट्री में गवाही दे दी तो तुम्हें सीधा फांसी होगा। अब डिसाइड तुम्हें करना होगा, तुम्हें 7 करोड़ चाहिए या फिर फांसी पर चढ़ना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद हमें एडा को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के
साथ गवाह पेश करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ड्यूक उसका पीछा करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो गन निकाल करके अपने आंटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गन नहीं चलती। इस बार तो वो चूक जाता है, लेकिन फिर से वो अपनी आंटी का पीछा करता है। एडा के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार में से जॉन बाहर निकलता है, जो एडा को गन से शूट कर देता है। हालांकि पीछे से ड्यूक आवाज लगा करके उसे आगाह करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हमें टॉमी को दिखाया जाता है, जो वापस आ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे अपनी बहन की रूह दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बहन की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद जब वो पुलिस वालों के पास पहुंचता है, तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन को मारने के पीछे उसके बेटे का ही हाथ था। जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन मुर्दा घर में है, तब वो जोनी को गन दे करके वहाँ जाने के लिए बोलता है। जोनी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो जिद करता है। इसके बाद टॉमी ड्यूक के बारे में पता करने के लिए वो एक पब में जाता है, जहाँ पर वो म्यूजिक को बंद करके लोगों से पूछता है कि इस पब का मालिक कहाँ पर है। तभी पब के अंदर कुछ लोग थे जो उस पर भड़क जाते हैं। एक बच्चा था जो टॉमी के सामने आता है और उससे कहता है कि म्यूजिक को चालू कर, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। टॉमी कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसके बाद वो गन निकाल लेता है। जिन लोगों को टॉमी के बारे में पता था वो धीरे से छुप जाते हैं। इसके बाद टॉमी एक ग्रेनेड निकाल करके उस बच्चे के कपड़े के अंदर डाल देता है। वो जैसे ही भाग करके बाहर जाता है, तभी वो बम फट जाता है। इसके बाद वो पब के मालिक से ड्यूक के बारे में पूछता है। जब उसे ड्यूक के बारे में पता चलता है, तब वो उसके पास जाता है, उसे मारता है और उससे कहता है कि तुमने सारी हदें पार कर दी। जिस पर ड्यूक कहता है कि मुझे पाप के अलावा और कुछ करने नहीं आता, क्योंकि तुमने विरासत में मुझे पाप ही दिया है। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ही मारने पीटने लगते हैं। टॉमी उससे अपने बहन के कातिल के बारे में पूछता है, जिस पर ड्यूक उसे बताता है कि वो मेरे पास एक काम लेकर के आया था और वही मुझसे ये करने के लिए बोला। टॉमी उससे ये भी पूछता है कि उसका आगे का प्लान क्या है। इसके बाद वो मुर्दा घर में जाता है, जहाँ पर वो जोनी से वापस गन ले लेता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो जोनी को बताता है कि जिसने भी मेरी बहन को मारा है वो यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी बहन को देखने आऊंगा और जब वो यहाँ पर आएगा तब मैं उसे मार दूंगा। जोनी के चले जाने के बाद वो अपनी बहन के बॉडी के पास आता है और यहाँ पर वो कबूल करता है कि उसने ही अपने भाई ऑर्थर को मारा है। उस रात मैं नशे की हालत में था और मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था। मैंने अपने ही भाई को मार दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद जॉन अपनी कार से यहाँ पर आता है और उसके हाथ में एक गन था। टॉमी तो पहले से ही इस चीज के लिए रेडी था। जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं और फिर कवर में जाकर के छुप जाते हैं। इस दौरान जॉन उससे कहता है कि मैं इस जंग को बम से नहीं बल्कि नोटों से खत्म करना चाहता हूँ। सबके पास पैसा होगा, कोई नहीं मरेगा, आखिर लोगों को चाहिए क्या। लेकिन टॉमी उसकी बातों में नहीं आता। वो उससे कहता है कि तुम्हारी गन की गोली खत्म होने वाली है। तभी जॉन फायरिंग करता है और वो घोड़ों का सहारा लेकर के यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके जाने के बाद टॉमी घोड़े को लेकर के बाहर रोड पर आता है, जहाँ पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। वापस आने की वजह से सभी लोग उससे खुश थे। इसके बाद हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। रमोना उसके पास आती है और उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे पिता को मना लिया है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम शुरू से ही राजा बनना चाहते थे और अब तुम्हें मौका मिलने वाला है। मौके का फायदा उठा करके तुम अपने पिता को मार सकते हो और वैसे भी उसे शांति चाहिए और ये शांति सिर्फ तुम उसे दे सकते हो। रमोना उसे गोली देती है जिस पर टॉमी का नाम लिखा हुआ था। कुछ समय के बाद जब टॉमी यहाँ पर आता है, तब रमोना उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे से बात कर ली है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी बहन के कातिलों को मारने में वो तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद टॉमी अंदर जाता है और अपने बेटे के साथ शराब पीता है। इसके बाद टॉमी अपने फैमिली वालों के साथ जा करके अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है। बाद में हमें मालूम चलता है कि जॉन के पास वापस से ड्यूक ने कॉल किया है। वो जॉन को बताता है कि मेरे पिता को मालूम चल गया है कि तुम कहां पर हो और वो तुम पर हमला करने वाले हैं। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं जिससे तुम बच सकते हो। इसके बदले में बस मुझे वही 70 मिलियन पाउंड चाहिए। इसके बाद हमें स्टैग को दिखाया जाता है जो लिवरपूल को संभालता है। वो टॉमी से आकर के मिलता है और उसे जॉन की जानकारी देता है। टॉमी उससे कहता है कि लिवरपूल पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। उस गोदाम में एक आदमी है जिसे हमें मारना है और एक हथियार जिससे हम जंग हार सकते हैं। इसके बाद स्टैग इन लोगों को प्लानिंग बताता है किस तरीके से ये लोग अंदर जा करके उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन टॉमी टनल के जरिए अंदर जा करके जॉन को ढूंढ करके पैसों तक पहुंचना चाहता था और उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोग नाव से अंदर जाने वाले थे। चार्ली अपने लोगों के साथ 3 नाव तैयार करता है और वो अपने लोगों के साथ लिवरपूल की तरफ जाने लगता है। इधर जो टॉमी था वो टनल के जरिए अंदर जाने वाला था। रमोना के लोगों के जरिए वो टनल के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो टनल के जरिए अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। वो जॉन से जाकर मिलता है और उसे अपने डैड की पूरी
पूरी प्लानिंग बताता है। वो इन्हें बताता है कि सामने से 3 नाव आएगी जिसके अंदर कुछ लोग छुपे होंगे। अगर तुमने पहले हमला किया तो तुम उन्हें मार सकते हो। लेकिन नाव में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो आगे नहीं जाते हैं बल्कि नाव से उतर जाते हैं। सब लोग नाव से उतर गए थे लेकिन स्टैग नहीं उतरता है। वो नाव लेकर के आगे जाने का फैसला करता है जबकि उसे पता है कि आगे मौत है। जोन के सारे लोग गन और हथियार लेकर के नाव के आने का इंतजार करने लगते हैं। स्टैग के अलावा नाव में और कोई नहीं था और वो भी छुपा हुआ था। बम को जलाते ही वो पानी में छलांग लगा देता है। नाव जैसे ही किनारे पर आता है तो एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। इससे जोन को पता चल जाता है कि ड्यूक ने उसे धोखा दिया, मतलब कि वो सब कुछ दिखावा कर रहा था, वो अभी भी अपने बाप के सपोर्ट में है। जोन उसके ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका टॉमी ने किया था। टॉमी के साथ उसके आदमी भी हथियार लेकर के अंदर आ जाते हैं और वो जोन के आदमियों पर हमला करने लगते हैं। काफी समय तक इन लोगों के बीच में फायरिंग होती है। ड्यूक जल्दी से भाग करके अपने पिता के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि आपने आने में काफी देर लगा दी। तभी टॉमी एक बम लेकर के उस बॉक्स की तरफ जाता है जिसमें सारा पैसा रखा हुआ था। वो बॉक्स को उड़ा देता है जिसकी वजह से सारे पैसे जल जाते हैं। पैसे को जलता हुआ देख करके जोन कार में बैठ करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉमी गन लेकर के उसके सामने आ जाता है। वो चाहता तो आसानी से जोन को मार सकता था लेकिन वो रुकता है। जोन उस पर लगातार 2 बार फायरिंग करता है। टॉमी इसी चीज का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो जोनी को शूट करके उसे खत्म कर देता है। टॉमी खुद को खत्म करने के लिए वो जोन के कार के सामने खड़ा था, लेकिन मौके पर ड्यूक आ जाता है जो उसे बचा लेता है। अभी भी चांस था, वो बच सकता था, लेकिन वो खुद ड्यूक से कहता है कि वो गोली निकालो और मुझे मार दो। ड्यूक ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन टॉमी उससे जिद करता है। इसके बाद ड्यूक उस गोली से टॉमी को शूट करता है जिससे टॉमी को शांति मिल जाती है। आखिरी पलों में वो सब कुछ याद करता है और हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। इसके बाद ड्यूक अपने लोगों से कहता है कि सारे पैसों को इकट्ठा करो और उसे जला दो। सभी लोग टॉमी को ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिन लोगों ने इसका सीरीज देखा है उन लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, बाकियों को कुछ जगहों पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।